हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो Su-30 MKI के अपग्रेड को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट निकलकर सामने आया है और इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उन पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो एक सेमिनार के दौरान DRDO के डायरेक्टर जनरल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डॉक्टर BK दास द्वारा ये चीज़ कन्फर्म करी गई कि जो विरूपाक्ष रडार है जो कि Su-30 MKI पे लगेगा उस पर काम किया जा रहा है। और उन्होंने ये बताया कि इस रडार के साथ एक एंटीना रिपोजिशनर भी लगाया जाएगा जिसकी वजह से जो मेन एंटीना है ये मूव करने में सक्षम होगा। तो यूजुअली AESA रडार में जैसा कि हम जानते हैं TR मॉड्यूल्स होते हैं जो कि अपनी बीम को स्टीयर करने में सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से आपको मेन एंटीना को मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो कि मैकेनिकल रडार में होती है। इवन PESA में भी सेम सिस्टम है। तो एंटीना यहाँ पर फिक्स होता है और डिफरेंट डायरेक्शंस में वो टारगेट को ट्रैक तब भी कर सकता है। तो Su-30 MKI के साथ केस ये किया जा रहा है कि AESA रडार होने के बावजूद उसको माउंट किया जाएगा एक एंटीना रिपोजिशनर पर, जिसकी वजह से जो एंटीना है ये मूव करने में सक्षम होगा। तो ये अपनी बीम को तो स्टीयर करेगा ही, साथ ही साथ मैकेनिकल रडार की तरह मूव भी करेगा, जिसकी वजह से ये उन एंगल्स को साइड में कवर कर पाएगा जो कि नॉर्मल AESA नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये एयरक्राफ्ट के परपेंडिकुलर से ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड कराएगा। इसको कंपेयर कर दिया जा रहा है यूरोफाइटर टाइफून के कैप्टर E AESA रडार से, जहां पर जो एंटीना है ये खुद रिपोजिशनर पर माउंटेड है। तो जो फिक्स्ड AESA रडार है वो एयरक्राफ्ट के फ्रंट में भी परपेंडिकुलर स्कैन नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर आपको मैक्सिमम एंगल 60 से 70 डिग्रीज का मिल जाता है। वहीं पर एंटीना रिपोजिशनर यूज़ करने की वजह से ये एंगल 90 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है ये हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो जब आपका स्कैनिंग एरिया वाइडर होगा तो ये टारगेट डिटेक्शन में हेल्प करेगा। ये एक पॉइंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। अगर आप एवैक्स को यूज़ कर रहे हैं तो सिचुएशनल अवेयरनेस वैसे ही काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पर जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ये एक फायर कंट्रोल रडार है, यानी कि ये आपके वेपन को गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। तो जब टिपिकल BVR कॉम्बैट होती है तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला भी BVR कॉम्बैट में BVR मिसाइल्स को यूज़ कर रहा है, आपको ट्रैक कर रहा है, और आप भी उसको ट्रैक कर रहे हो और BVR मिसाइल्स यूज़ कर रहे हो। तो यूजुअली सामने की साइड से भी मिसाइल फायर होती है और आप भी मिसाइल फायर कर रहे होते हो। तो क्या होता है कि जब आप मिसाइल फायर करते हो, मिसाइल फायर करने के तुरंत बाद ही आप डिफेंसिव पोजीशन में जाते हो ताकि सामने वाले की जो मिसाइल्स आ रही है उससे आप बच सको, जिसके लिए आप एनिमी एयरक्राफ्ट के परपेंडिकुलर में नॉचिंग पोजीशन में जाते हो। यानी कि जहां पर एनिमी है उसके परपेंडिकुलर में आपको जाना है, डिफेंसिव होना है उसके मिसाइल से बचने के लिए, और उसी समय आपने जो मिसाइल फायर करी है उसे भी गाइडेंस प्रोवाइड करानी है। तो अगर आपका रडार 90 से ज़्यादा एंगल पर फायर कंट्रोल प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा तो आप डिफेंसिव रहते हुए अपनी मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करा पाएंगे। और ये छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये साउंड कर रहा होगा कि यहाँ पर एक खाली एंटीना रिपोजिशनर लगा दिया गया है, थोड़ा ज़्यादा वाइडर यहाँ पर स्कैन एरिया आपको इसकी वजह से मिल जा रहा है, पर जो फायर कंट्रोल का एडवांटेज है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो डिफेंसिव रहते हुए अपनी मिसाइल को गाइड करना ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और कैपेबिलिटी बूस्ट है एक तरीके से। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि ये Su-30 MKI के साथ ही क्यों किया जा रहा है। ये तो Tejas Mark II और AMCA में भी होना चाहिए, इवन Tejas Mark 1A में भी होना चाहिए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इस मैकेनिज्म को इंस्टॉल करने का मतलब है कि यहाँ पर आप वेट को बढ़ा रहे हैं। Su-30 MKI के साथ आपको एक लिबर्टी मिलती है। Su-30 MKI में जो फिलहाल रडार लगा है जिसे NO11M पार्ट्स कहा जाता है, ये दुनिया के सबसे भारी फायर कंट्रोल रडार्स में से एक है। इसका वज़न ऑलमोस्ट 650 किलोग्राम्स का है। और ये चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी कि Su-30 MKI में जो फॉरवर्ड कनार्ड्स दिए गए हैं उनको देने के पीछे बड़ा कारण ये भारी रडार ही है। ऑल्दो मनवरेबिलिटी में सपोर्ट मिलता है, पर Su-30 MKI जो कि चाइना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा मनवरेबल है। पर बार्स रडार की वजह से जो कि इतना हैवी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कंट्रोल सर्फेसेस की रिक्वायरमेंट होती है लिफ्ट जनरेट करने के लिए। तो आपके पास रूम है कि अगर आप फ्यूचर में कोई रडार डेवलप कर रहे हैं तो उसको आप भारी बना सकते हैं। तो विरूपाक्ष रडार वैसे ही साइज़ में ज़्यादा बड़ा होने वाला है, कैपेबिलिटी में ज़्यादा कैपेबल होने वाला है, पर फिर भी वहाँ पर आपके पास रूम बचेगा कि आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन कर सकें और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव्स को इंस्टॉल कर सकें
मेन एंटीना को स्टीयर करने के लिए। बाकी रडार कोन डायमीटर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा है, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है 90 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर जो रडार है उसको रोटेट किया जा सके, जिसकी वजह से जो स्कैनिंग एरिया है वो फर्दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक्सट्रीम एंगल्स में भी फायर कंट्रोल सॉल्यूशन ये रडार मिसाइल्स को प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा, जो कि इसकी बीवीआर कैपेबिलिटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है और मोस्ट लाइकली ये रडार इंडिया द्वारा डेवलप किया जाने वाला सबसे पावरफुल AES से फायर कंट्रोल रडार होने वाला है। बाकी यहाँ पर क्योंकि इंजन चेंज नहीं किया जा रहा है तो मोस्ट लाइकली गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर बेस्ड AES से रडार को डेवलप किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि पावर कंजम्पशन यहाँ पर कम होने वाला है और उसमें आपको इक्विवेलेंट या फिर ज़्यादा रेंज मिलेगी गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर बेस्ड AES से रडार से। तो विरूपाक्ष को लेकर डॉक्टर BK दास द्वारा खुद ये टर्म यूज़ किया गया है कि ये एक और बीस्ट इन द स्काई होगा। बाकी अगर इसके डेवलपमेंटल पीरियड की बात करें तो उत्तम से हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला है, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर डेवलपमेंटल पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसा कि हमने अपने पास वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो पहला सुपर सुखोई अपग्रेड है या फिर जो पहला अपग्रेडेड Su-30 MKI होगा ये 2027 में रोल आउट होगा, तो तब तक इस रडार का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम जो है ये 2032 तक जाएगा। शुरुआत में जैसा कि हमने डिस्कस किया है 84 Su-30 MKIs को अपग्रेड किया जाना है, जिसके लिए करीबन 63,000 करोड़ खर्च होंगे। इस अपग्रेड प्रोग्राम में रडार एक मेजर अपग्रेड है। उसके बाद जो IRST सेंसर है इसको भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें अगेन जो फील्ड ऑफ व्यू है ये बढ़ेगा। ये ड्यूल बैंड IRST सेंसर होगा और करंट OS-30 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। बाकी AES से जैमर्स का डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है। कॉकपिट अपग्रेड यहाँ पर होगा। जो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है उसको चेंज किया जाएगा। ज़्यादा पावरफुल मिशन कंट्रोल कंप्यूटर को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाना है। बेटर वेपन्स का इंटीग्रेशन अभी भी चल रहा है, आगे भी होगा। डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटी फर्दर एनहेंस करी जाएगी। मोस्ट लाइकली सेटकॉम इनेबल्ड डेटा लिंक्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी HMDs यानी कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम्स को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मोस्ट लाइकली ये थर्ड पार्टी से लिए जाएंगे। हो सकता है इजरायली डैश या फिर टार्को हेलमेट्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। तो अभी तक सुपर सुखोई के बारे में जितनी भी चीज़ें हमें सुनाई दे रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि ये Su-30 का सबसे ज़्यादा एडवांस अपग्रेड प्रोग्राम होने वाला है। इवन जो रशियन Su-30 SM-2 प्रोग्राम है उसमें भी इतना एडवांस अपग्रेड नहीं किया गया है। तो इस अपग्रेड के थ्रू हम जितने भी Su-30 ऑपरेटर्स हैं उनको बेहतर अपग्रेड ऑफर करने में सक्षम होंगे, और अगर हम इसे कॉस्ट इफेक्टिव रखने में सक्षम होते हैं तो खाली इंडियन Su-30 MKIs को ही यहाँ पर अपग्रेड नहीं किया जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।